जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज भैया हम जीएस विषय को पढ़ेंगे और इसमें भी हमारा संविधान की सीरीज चल रही है। और भैया हमने कहा था संविधान की कैसी सीरीज है? स्टार वाली सीरीज है। स्टार लगवाने वाली सीरीज है, जो कंधों पर लगाएगी स्टार। और आपकी जो क्लास है, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा है कि क्लास हमें मैथ वाली क्लास नहीं मिल रही है, तो भैया मैथ की क्लास भी आपको मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। कुछ समस्याएं थी जिनके कारण नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे से आपको वो भी क्लास रेगुलर मिलेगी। और जो भी कमियां लगें तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो और दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हो। तो आइए भैया आगे बढ़ते हैं। और आज हम देखेंगे संविधान के सीरीज में संवैधानिक विकास। हमने पढ़ा था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जारी किए गए कानूनों को। अब यहां पर देखेंगे कि संविधान के निर्माण में क्या क्या चीजें हुई, कहां से मांगे हुई, किसने मांग की है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए भैया प्रारंभ करते हैं। क्या? संविधान का निर्माण। किसका निर्माण भैया? संविधान का निर्माण। तो आप सभी को पता है एक चीज कि संविधान का निर्माण जिन परिस्थितियों में होगा वो तत्कालीन परिस्थितियां आप सभी को पता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और अंग्रेज हम पर शासन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए तो धीरे धीरे आप देखोगे उन्होंने हम पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो वो अंग्रेजों को छूट देते थे, अंग्रेज सिपाहियों को ज्यादा अधिकार थे, भारतीयों को कम अधिकार थे। इसी कड़ी में आगे चल के मांग हो गई कि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हमें समानता चाहिए। और ये संविधान की जो मांग है, आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो संविधान की मांग है इसने किसने कि संविधान की मांग किसने की? तो भैया संविधान की जो मांग है वो व्यक्तिगत रूप से जो की है, संविधान की मांग व्यक्तिगत रूप से स्वयं मांगा है। तो संविधान की मांग जो की है वो करी है आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसने करी है? बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखें, आपसे अगर कह दे कभी कि संविधान की मांग किसने की है, तो भैया संविधान की मांग करने वाला आपका आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे। और इन बाल गंगाधर तिलक को याद रखिएगा, इनसे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 पॉइंट मैं इनके बारे में ही बता दूंगा। और मैं जो भी विषय बताऊंगा, अगर कोई नई चीज आती है तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। और जब वो विषय को हम पढ़ेंगे तो यहां से अगर चीज मैंने पढ़ रखी है तो वहां भैया आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, कौन भैया? बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इन्होंने 1895 में एक विधेयक प्रस्तुत किया। 1895 में एक विधेयक प्रस्तुत किया। और ये 1895 वाला जो विधेयक था वो स्वराज्य विधेयक था। कौन सा विधेयक था भैया? स्वराज्य विधेयक। और ये जो स्वराज्य विधेयक था, इसी विधेयक में पहली बार इन्होंने संविधान की मांग की थी। तो याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने किस विधेयक के माध्यम से मांग की संविधान की, तो वो 1895 का स्वराज्य विधेयक था। और ये जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ये गरम दल के नेता माने जाते हैं। किस दल के माने जाते हैं? गरम दल। और बाल गंगाधर तिलक के साथ 2 लोग और आ जाते हैं, जिसे हम लोग लाल बाल पाल कहते हैं। तो लाल का मतलब है लाला लाजपत राय। कौन से जाएंगे भैया? लाला लाजपत राय। इसके बाद बढ़ोगे तो विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। तो ये भैया हो गए लाल बाल पाल। ये जो लाल बाल पाल है ये बहुत प्रसिद्ध है, ये गरम दल के नेता माने जाते हैं। तो आपसे कभी भी एग्जाम में कहे कि गरम दल का नेता कौन है भाई, तो गरम दल वाले हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। अब यही जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनके बारे में और चीजें आगे पढ़ेंगे। तो ये संविधान के निर्माण की कड़ी प्रारंभ हो गई, मांग प्रारंभ हो गई। और जब एक बार किसी भी
कार्य को हम प्रारंभ कर देते हैं तो वो धीरे धीरे कार्य हो ही जाता है। और मांग किसने कर दी भैया? बाल गंगाधर तिलक ने कर दी। अब बढ़िए आगे की ओर। अब मैं इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं इसको रब करता हूं, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल को, ठीक है, तो हटाते हैं इसको। अब धीरे धीरे जब हम बढ़े तो आप सभी को पता होगा कि 1895 में जब ये मांग हुई तो भारत में एक संस्था की स्थापना हो चुकी है, और वही संस्था आगे चल के आप देखोगे अंग्रेजों ने उसे अपने सेफ्टी वाल के रूप में स्थापित किया था, पर वही संस्था आप देखिएगा अंग्रेजों के लिए बहुत ही दुखदायक बन जाती है, अंग्रेजों को भारत से भगाने वाली संस्था बन जाती है। और वो भैया संस्था है कौन सी? 1885 में स्थापित। कौन सी? 1885 में स्थापित, और वो है कौन सी भैया? कांग्रेस। तो यहां से याद करें कि अगर भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने में किसी का सबसे बड़ा रोल है, किसी संस्था का सबसे बड़ा रोल है, तो वो भैया कांग्रेस है। 1885 में बनी थी, तो अब आप देखो इसने खदेड़ दिया। और ये कांग्रेस जो पार्टी है भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या है भैया? भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। तो एक क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम किस पार्टी ने संविधान की मांग की? तो गलती हो सकती है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? कांग्रेस। पर कांग्रेस ने ना मांग करके एक बनी थी कौन सी? स्वराज्य पार्टी। कौन सी भैया बनी? स्वराज्य पार्टी। और ये पार्टी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। और कभी कभी ये आपसे पूछ देगा कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना की किसने? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना भैया करेंगे दो लोग। एक तो आ जाएंगे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, और यहीं पर हो जाएंगे आपके चित्तरंजन दास। तो आपसे अगर कभी भी पूछ दे कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की भैया, तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और कौन कर देगा? चित्तरंजन दास। तो भैया अब आगे बढ़ते हैं। तो यही जो स्वराज्य पार्टी है 1923 में बनी, और जब बनी तो यहां पर इसने एक मांग कर दी 1924 में। क्या कर दी? 1924 में एक मांग कर दी, और वो मांग आई भैया किसकी? संविधान की मांग आई। किसकी मांग आई? संविधान की मांग आई। तो आप से देखोगे सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की। सर्वप्रथम किस पार्टी ने संविधान की मांग की? तो कौन सी पार्टी आ जाएगी भैया? स्वराज्य पार्टी आ जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका भी ले स्क्रीनशॉट, और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर मैं आपको और बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये मैं रफ करता हूं। अब बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे मैं आपको जो क्लास करा रहा हूं स्टार वाली क्लास है, स्टार लगवाएगी कंधों पर आपके, पर आप इसे शेयर भी करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और हमने कहा है कि मैं पूरा कंप्लीट विषय कराऊंगा। जिन लोगों को भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो मेरे साथ जुड़ जाएं, एक एक चीज आपको मैं यहां पर पढ़ा दूंगा। तो अब भैया आगे बढ़े तो यहां पर देखा कि 1924 में मांग हो गई किसकी? संविधान की। और संविधान की मांग किसने कर दी? स्वराज्य पार्टी ने। तो आपसे कहेगा किस पार्टी ने? क्या कह देगा भैया? किस पार्टी ने संविधान की मांग की? संविधान की मांग सर्वप्रथम की। तो सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाली कौन सी पार्टी हो गई? आपकी स्वराज्य पार्टी। इसके आगे बढ़ेंगे तो कुछ इतिहास की तत्कालीन घटनाएं, उस समय की परिस्थितियां हैं जिनके कारण ही स्वराज्य पार्टी का उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है, स्थापना की गई है। उन चीजों को हम आगे जब इतिहास को पढ़ेंगे तब धीरे धीरे आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा कि क्यों यह पार्टी बनी, कैसे बनी, क्या कारण थे तत्कालीन। तो उन परिस्थितियों में तब हम जाएंगे। यहां से बस इतना ही पढ़ते हैं।
इसके बाद आप देखोगे इसी कड़ी में आप कह सकते हो 1928, कब कह सकते हो 1928, और 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। कौन सी आ गई भैया, नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, तो पिछली क्लास में आप जाके देखें, मैंने उस बारे में बताया है कि नेहरू रिपोर्ट कैसे आई थी, क्या हुआ था, ये सब आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। एक एक चीज वहां पर मैंने इसके बारे में बताई है। अब आगे चले तो 1934 में पहुंचेंगे। 1934 में एक नेता है हमारे एम.एन. राय। एम.एन. राय, इन्होंने क्या किया, अभी तक जो मांग हो रही थी संविधान की मांग हो रही थी। अभी तक जो मांग हो रही थी, किसकी मांग हो रही थी भैया, संविधान की मांग हो रही थी। अब इन्होंने मांग कर दी संविधान सभा की। किसकी मांग कर दी भैया, संविधान सभा की। तो आपसे कह सकता है सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की, तो सर्वप्रथम भैया संविधान सभा की मांग कौन कर देगा, मांग कर देंगे भैया हमारे नेता एम.एन. राय। इसके जब आगे बढ़े तो अब आप देखोगे, आप उस समय की परिस्थितियों में जाएं तो मांग तीव्र होती चली जा रही, और जब मांग तीव्र होती चली जा रही, आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं भाई। सारी बागडोर जो है वो बागडोर महात्मा जी के हाथ में है, और आंदोलन तो लगातार यहां चल ही रहे हैं, और आप देखोगे दबाव बनता चला जा रहा है। इसके बाद एक बात 1938 में, कब भैया 1938 में, और 1938 में एक बात कही गई, और वो बात कह दी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कर दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात की, और वो बात 1938 में ये कर दी कि जो भारत की संविधान सभा होनी चाहिए, क्या बात कर दी कि जो भारत की संविधान सभा होनी चाहिए, भारत की संविधान सभा होनी चाहिए, वो संविधान सभा वयस्क मताधिकार से चुनी गई होनी चाहिए। जो संविधान सभा, भारत की संविधान सभा वयस्क मताधिकार से चुनी गई होनी चाहिए, बाहरी हस्तक्षेप नहीं, बाहरी हस्तक्षेप नहीं। तो इन्होंने एक बढ़ चढ़ के बात कर दी कि जब हमारी संविधान सभा बने तो उस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए भैया। अगर आप बाहरी हस्तक्षेप करेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक तरीके से अंग्रेजों को ये चुनौती दे दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में बात कही है। 1934 में एम.एन. राय ने संविधान की मांग की है, वो भी सभा की। अब आप ले इसका स्क्रीनशॉट और बढ़े आगे की ओर। अब आगे चलते हैं, तो इसको मैं रफ करता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए भैया रफ करते हैं। तो आप देखोगे मैं आपको इतनी चीजें करा दूंगा कि आप जब परीक्षा में जाएं तो आपको यह एहसास ना हो कि डर का एहसास ना हो, और वो डर का एहसास आपका मैं खत्म करवाऊंगा। और आप मेरे साथ जुड़ें, और मेरे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव को सब्सक्राइब करें। और जो लोग भी दरोगा बनना चाहते हैं क्षेत्र उन्नाव के, तो आ जाएं। गारंटी के साथ जीएस विषय में क्वालिफाई कराएंगे, गारंटी के साथ। सबसे कठिन यही है, यही डगर कठिन है भाई, क्योंकि यहां पर एक बाउंड्री लगी हुई है कि अगर आप 35% नहीं करते हैं जीएस में, चाहे आप मैथ में 90% कर दें, जाके आप रीजनिंग में 90% कराएं, हिंदी में 80% कराएं, पर वो चीज़ें आपकी मान्य नहीं हो पाएंगी भाई, जब तक आपके 35 नहीं आएंगे जीएस में। और ऑल ओवर आपके 50, ये चीज़ें मैंने वीडियो में बताई भी हैं, आप जाके देख सकते हो जिनको देखना है। तो आओ बढ़ते हैं फिर से आगे। तो एम.एन. राय ने 38 में हो गया।
तो इसी कड़ी में आप देखोगे एक घटना घट गई और वो घटना विश्व में घटी और वो आया सेकेंड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। अब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की बात करोगे तो अब विश्व युद्ध आप देखोगे छिड़ गया 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब छिड़ गया? 1939 में। तो एक दबाव तो हम बना रहे हैं अंग्रेजों पर, अब एक दबाव बनाएंगे ब्रिटेन के सहयोगी। तो जो विश्व युद्ध हो रहा है वो दो शक्तियों के बीच हो रहा है, एक मित्र राष्ट्र है, कौन से हैं? एक मित्र राष्ट्र है, दूसरे आपके ध्रुवीय राष्ट्र है। ठीक, तो जो ब्रिटेन है वो मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा है। तो 1939 में जब युद्ध छिड़ा तो धीरे धीरे आप देखोगे युद्ध का जो स्तर था वो विकराल होता रह गया, विध्वंसक होता चला गया। तो जो मित्र राष्ट्र देश हैं उन्होंने एक बात कही कि आपको भारत का भी सहयोग लेना है और भारत का सहयोग लें और भारत को स्वतंत्र करें। तो इसी कड़ी में अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में एक अधिनियम भेज दिया और वो अधिनियम भेजा 1940 का अगस्त प्रस्ताव। कौन सा भैया भेजा? 1940 का अगस्त प्रस्ताव। तो आप सीधा क्वेश्चन करेगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो भैया अगस्त प्रस्ताव आपका आया 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया भैया? 1940 में। अब ये अगस्त प्रस्ताव कह क्या रहा है? ये वही बात कह रहा है जो 1938 में नेहरू जी ने कही है। किसने कही है? नेहरू जी ने। उसी बात को ये मान लेता है, परंतु अभी भी वो भारत का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाता है। अब जब सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो आप देखोगे जो मित्र राष्ट्र हैं वो दबाव बनाते रहेंगे और जब दबाव बनाते रहेंगे तो आप देखोगे इसी कड़ी में 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा। कौन सा आएगा? क्रिप्स मिशन आएगा। अब क्रिप्स मिशन कहता क्या है भैया? स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया। तो अब क्रिप्स मिशन ने एक बात कही और वो बात ये कह दी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात हम आपको आजाद कर देंगे। तो इसी कड़ी में एक चीज आप थोड़ा पीछे जाएंगे हम लोग, और थोड़ा पीछे जाने का मतलब है 1914 जाएंगे। और 1914 में हुआ क्या है? तो 1914 में एक घटना घटी है, वो घटी भैया प्रथम विश्व युद्ध। कौन सी घटना घट गई भैया? प्रथम विश्व युद्ध की। और प्रथम विश्व युद्ध चला है 1914 से 1918। इस युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की बहुत मदद करी, लोगों को सेना में भर्ती कराया और उन्होंने इस उद्देश्य से भर्ती कराया कि आगे चल के अंग्रेज भारत को आजाद कर देंगे। परंतु अंग्रेजों ने भारत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और क्रूरता करते चले गए। आगे देखोगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, चोरी चौरा के बाद आप देखोगे नरसंहार, ये सभी नरसंहार उनके जारी रहे। और इस बार आंदोलन की जो बागडोर है वो भी महात्मा गांधी के हाथ में है। तो आप सभी को पता है कि हमारी एक पूर्वजों की कहावत है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंकता है। तो यहां पर क्या गांधी अब इनका साथ देंगे? और क्रिप्स मिशन ने बात क्या कही कि आप हमारा साथ दें और जैसे ही हम आजाद हो जाएंगे वैसे ही आपको हम क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। परंतु इस बात को गांधी स्वीकार नहीं करते हैं और दबाव बढ़ता चला जाता है। और जब दबाव बढ़ता चला जाएगा तो वहां की जो विपक्ष की पार्टी है लेबर, उसने भी दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया कि भारत को आजाद किया जाए। इसी कड़ी में क्या हुआ? तो इस क्रिप्स मिशन की तुलना महात्मा गांधी ने एक बैंक चेक ड्रॉप से की है। अब बैंक चेक ड्रॉप से कैसे पहुंच पी चुका है? बैंक चेक से की है।
अब इनका कहने का तात्पर्य है कि जब हम आजाद हो जाएंगे तब आपको आजाद कर देंगे। तो ये तो वही बात हुई कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, पर बैंक जब चाहेगा तब भुगतान करेगा। ये कौन सी बात हुई? और इसी कड़ी में यहां पर भारतीयों ने ये बात को अस्वीकार किया। उसके बावजूद भी आप देखिएगा अंग्रेजों ने हमको युद्ध में ले लिया, और जब युद्ध में ले लिया तो इसी कड़ी में हमने 1942 में एक आंदोलन चलाया। इसको याद रखिएगा। वैसे घटना ये है, हम बताए दे रहे हैं तो इसे पढ़ लीजिएगा। हमने कहा है कि कुछ चीजें मैं यहां पर बता दूंगा आपको जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव है, इसे 9 अगस्त को प्रारंभ होना था। 9 अगस्त 1942 को चालू होना था, ठीक है। और ये प्रस्ताव 8 अगस्त को आया था। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, तो आपसे कह सकता है ये आंदोलन नेतृत्व विहीन रहा। कैसे रहा भैया? नेतृत्व विहीन रहा। अंग्रेजों ने, कि विश्व की नजर ना पड़े, अंग्रेजों ने 9 अगस्त को ही सबको उठा लिया, अंडरग्राउंड कर दिया। और इसके लिए अंग्रेजों ने चलाया था एक ऑपरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन जीरो। कौन सा कहेंगे? ऑपरेशन जीरो। इतनी चीज याद रखिएगा कि ऑपरेशन जीरो के तहत सभी क्रांतिकारियों को सुबह ही उठा लिया गया। तो ये तो 1942 का हो गया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कई योजना आने लगेंगी, और उसी कड़ी में एक आएगी 1945 में वेवल योजना। कौन सी आएगी? 1945 वेवल योजना। अब जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है 1945 में क्या हो गया? समाप्त घोषित हो गया। क्या हो गया भैया? समाप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन एक और याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से 1945 के बीच। आपका प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918 के बीच। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी मैंने बता दिया, ऑपरेशन जीरो के बारे में भी बता दिया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो आगे देखेंगे इसी कड़ी में, जब विश्व युद्ध समाप्त होता है और ब्रिटेन में चुनाव हो जाते हैं, तो जो लेबर पार्टी विपक्ष में रहती है, वो लेबर पार्टी अब आपके सत्ता में आ जाती है। तो जब विपक्ष में रह के उन्होंने बात की थी ये, तो अब तो भैया आजाद करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेज दिया, और इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। इसको मैं कर रहा हूं रफ, और भैया नोट्स बनाते रहें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, और जल्द ही हमारी मुलाकात होगी आपसे ऑनलाइन। जल्द से जल्द ऑनलाइन भी आ रहे हैं, तो आपके समर्थन की जरूरत है, और समर्थन तो आपको भरपूर मिल रहा है। थोड़ी दम और लगा दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, लोगों को जोड़िए। और मैंने कहा कि यहां पर आपको समझ में ही नहीं पाएगा, इतने प्यार से पढ़ा दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब विषय खत्म हो गया, और एक एक चीज को समझाते हुए चलूंगा। और जिनको कभी भी किसी भी शब्द में कोई दिक्कत लगे, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, जीएस विषय में किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्रश्न हो, तो वो प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या वो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आपको मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। हाँ, थोड़ा देर हो सकती है क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1942 में आ गया, तो हमने कहा 1945 में वेवल योजना भी आ गई। इसके बाद ब्रिटेन की लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। क्लाइमेट एटली वो वहां के प्रधानमंत्री बन गए।
अब जब प्रधानमंत्री बन गए तो 1946 में, कब भैया? 1946 में। और 1946 में गठन किया कैबिनेट का, कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन का काम यह है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन का यह काम नहीं है कि भारत के लिए वो संविधान बनाए, उसका भैया काम केवल इतना है कि वो भारत के लिए संविधान सभा गठित करे। तो ये जो कैबिनेट मिशन है, तो ये 1946 में भारत आया। और जब भारत आया तो आपसे कभी कभी यही पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था? 3। तो अभी 1942 में आपने क्रिप्स देखा और मैंने कहा क्रिप्स मिशन में स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे, तो उनको भी इसमें 3 सदस्यों में देखते हैं। तो पहले आ जाएंगे आपके पैथिक लॉरेंस। कौन से आ गए? पैथिक लॉरेंस। दूसरे हो गए तो आपको मिल जाएंगे भैया एबी अलेक्जेंडर। कौन से मिल जाएंगे? एबी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। इसके बाद आओगे तो तीसरा व्यक्ति जो आपको मिल जाएगा, और वो तीसरा व्यक्ति होगा आपका स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन सा हो जाएगा? स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 लोग हैं। तो अब आपसे कभी कह दे कि इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन हो जाएगा भैया? वो हो जाएंगे पैथिक लॉरेंस। तो आप पढ़ते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को। तो ये आपका कैबिनेट मिशन हो गया। अब कैबिनेट मिशन का मैंने कहा काम क्या है, तो काम ये भैया उसका कि भारत के लिए देनी है क्या? संविधान सभा। क्या देनी है? संविधान सभा। अब कैबिनेट मिशन के सामने बड़ी समस्या है। अब कैबिनेट मिशन को एक संविधान सभा देनी है, पर यहां मांग 2 संविधान सभाओं की होने लगी, और एक संविधान सभा पाकिस्तान के लिए और दूसरी भारत के लिए। अब तो बड़ी विकराल समस्या है कैबिनेट मिशन के सामने। कैबिनेट मिशन ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि हम केवल एक संविधान सभा देंगे। अब धीरे धीरे चलता रहा मामला, और आगे चल के उन्होंने सबको सहमत कर लिया और एक संविधान सभा आ गई। अब संविधान सभा आई तो 1938 में क्या कहा गया था? वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा होनी चाहिए। तो अब उस संविधान सभा में, बात समझिएगा, उस संविधान सभा में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनको देखते हैं। तो अब भैया एक बात डिसाइड की गई कि चुनाव कैसे हो, उतने संसाधन नहीं है। तो ये बात आई कि एक सीट पर एवरेजन 10 लाख लोग होंगे। एक सीट पर कितने लोग होंगे? एक सीट पर कितने लाख लोग वोट करेंगे? 10 लाख। अब आगे चल के ये जो संविधान सभा है, इसके सीटों की संख्या निर्धारित की गई। आप लोग इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और नोट्स बनाते रहें भैया। एक तरीके से मैं विधिवत तरीके से पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बीच बीच से चीजें करा रहा हूं, और जब मैंने कहा विषय कंप्लीट होगा तो आप परीक्षा में तो आराम से चले जाएंगे। और मैंने कहा है कि महापुरुषों का कहना है एक समय में एक काम लें और उस काम में अपनी समस्त शक्ति को लगा दें। जब तक वो काम हो न जाए तब तक हम वहां से हटेंगे नहीं, चाहे जैसा काम हो। और हमारा लक्ष्य है यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, लेखपाल। तो जब तक ये हमारे लक्ष्य ना मिल जाएं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे। और
आनंद के साथ पढ़ेंगे, कोई तनाव नहीं लेंगे। तनाव में चीजें नहीं होती हैं। और ये याद रखिएगा, किसी भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसकी तनाव सहने की एक क्षमता होती है। और अगर आप तनाव बढ़ाते रहे तो आप देखोगे एक दिन आप टूट जाएंगे। और वो टूटना आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए संकट की स्थिति ला सकता है। तो आप सिलेबस को कवर करते रहें, अभी से तेजी के साथ पढ़ते रहें। ये नहीं कि परीक्षा आ गई तो अक्टूबर में पढ़ेंगे, सितंबर में आराम करेंगे। नहीं भैया, अक्टूबर में और ताकत के साथ पढ़ेंगे। तो इससे मैं करता हूं रफ और चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब कैबिनेट मिशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी भैया? संविधान सभा की। किसकी बात कर देंगे? संविधान सभा की। तो हमने कहा संविधान सभा जो है, कौन सी? संविधान सभा। अब इस संविधान सभा के लिए क्या किया गया? 1 लाख, एक वोट पर 10 लाख लोग। तो इस संविधान सभा की सीटें निर्धारित की गई 389। कितनी भैया सीटें निर्धारित की गई? 389। तो यहां पर हम देखेंगे जो भारत में शासन है, उस शासन में जाएंगे तो कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो एक तो आपको ये प्रांत मिल जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश भारतीय प्रांत। जिन प्रांतों में अंग्रेजों का कब्जा था वो भैया क्या कहलाएंगे? वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहलाएंगे। और ये जो ब्रिटिश भारतीय हैं, दूसरी बात इसी की रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल में जाएंगे तो देसी, जहां पर राजा रजवाड़ों का शासन है, तो उन्हें हम कह देंगे देसी रियासत। क्या कह देंगे भैया? देसी रियासत। और इसी प्रांतों में 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत है। कौन से प्रांत है? चीफ कमिश्नरी प्रांत। चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो अब आप देखोगे आपके 3 प्रांत मिल गए। इन 3 प्रांतों में ही आपको सीटें बांटनी है। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत तो सबसे बड़ा है, तो इसको हम लोग 292 सीट दे देंगे। तो याद रखिएगा संविधान सभा की कुल सीटों की संख्या, याद रखिएगा संविधान सभा के सीटों की संख्या। तो भैया जो संविधान सभा है उसके सीटों की संख्या कितनी हो गई? तो संविधान सभा के सीटों की संख्या, तो भैया सीटों की संख्या कितनी हो गई? 389 हो गई। सीटों की संख्या कितनी हो गई? 389 हो गई। अब उसमें भी भारतीय ब्रिटिश प्रांत के लिए कितनी हो गई? 292 हो गई। और जो चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं इनके लिए भैया संख्या 4 हो गई, और इनको इसी में जोड़ देंगे तो कुल टोटल संख्या 296 हो जाएगी। अब आ जाओ हमारे राजा रजवाड़ों के पास, देसी रियासत के पास। तो जो देसी रियासत है यहां पर आपको 93 सीटें मिलेंगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 93 सीटें मिलेंगी। अब आप देखोगे ये तो हो गया विभाजन कि संविधान सभा जो होगी उसके लिए चुनाव होगा। 296 सीटें ये होंगी, 93 सीटें देसी रियासतों की होंगी। तो इनको याद कर लीजिएगा कि देसी रियासतों के लिए कितने सीटें निर्धारित की गई भैया? तो 93। अब 93 की गई तो आप देखोगे जुलाई अगस्त के महीने में चुनाव करा लिया गया। क्या कराया गया भैया? चुनाव हुआ। अब चुनाव में क्या हुआ कि यहां पर बड़ी 2 पार्टियां हैं। एक तो भैया कांग्रेस है। कौन है? कांग्रेस है। और इस कांग्रेस के बारे में मैंने आपको चीज बता दी कि 1885 में गठित है। कब गठित है भैया? 1885 में गठित है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यही दूसरी पार्टी आ जाएगी आपकी मुस्लिम लीग। कौन सी आ गई भैया? मुस्लिम लीग। अन्य में जाओगे तो अन्य में कई सारी पार्टियां, छोटी बड़े दल हैं, छोटे छोटे दल हैं जिनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव है, क्षेत्रीय पार्टियां कह सकते हैं। तो ये जो कांग्रेस है इसको इस चुनाव में 208 सीट मिल गई। कितनी सीट मिल गई भैया? 208। कितनी मिल गई? 208। और मुस्लिम लीग को कितनी मिल गई भैया? 73। तो आनंद के साथ पढ़ें, कोई लोड ना लें।
अन्य के पास चली गई कितनी? 15। तो अब जब चुनाव संपन्न हो गया तो अब सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो आप देखोगे मंत्रिमंडल बनेगा, और मंत्रिमंडल बनेगा तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे भाई। तो आप लोग इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आप देखोगे एक एक चीज पढ़ रहे हो, अगर कोई समस्या हो तो कोई कमी हो तो बताइएगा जरूर। अब मैं इसे रफ करता हूं, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भैया चुनाव हो गया, चुनाव में सीटें आ गई, सीटें आ गई तो अब मंत्रिमंडल बनेगा। अब जब मंत्रिमंडल बनेगा तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, सरकार गठित हुई तो आपसे 2 सितंबर, इससे याद रखिएगा 1946, 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन हो गया। क्या हो गया भैया? अंतरिम सरकार का गठन हो गया। तो अगर आपसे ये कह दे कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो भैया अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है वो हुआ है 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हो गया भैया? तो 2 सितंबर 1946 को हो गया। अब जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप देखोगे 2 लोगों की भागीदारी होगी। एक तो आपकी कांग्रेस है और दूसरी है कौन सी? मुस्लिम लीग। तो आप देखोगे मुस्लिम लीग ने इसका फिर से विरोध कर दिया और उन्होंने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। कि फिर उन्होंने एक वही मांग दोहरा दी कि हमें पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा होनी चाहिए। तो भाई ये तो बात गलत है कि जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी सीटें कम आ गई तो आपने फिर वही मांग दोहरा दी। तो चलो देखते हैं कि क्या अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होगी या नहीं। आइए, तो जब अंतरिम सरकार की बात करेंगे तो यहां पर आप देखिएगा कांग्रेस तो 2 सितंबर को ही शामिल हो जाएगी और मुस्लिम लीग भी आप देखोगे 26 अक्टूबर को शामिल हो गई, 26 अक्टूबर 1946। तो आपसे ये पूछेगा कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हो गई? तो यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हो गई? तो 26 अक्टूबर 1946। अब एक मंत्रिमंडल बनेगा, तो आप ये देखोगे इस मंत्रिमंडल में जो चीजें होंगी उन चीजों पर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे कि जब हमारे स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल आ जाएगा और ये अंतरिम मंडल, दोनों को एक साइड से पढ़ लेंगे। इसलिए कुछ मंत्री सेम होंगे पर आगे पीछे उनके मंत्रालयों में चेंज हो जाएगा, जिस वजह से हमसे दिक्कत हो जाती है और क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो अब जब मुस्लिम लीग शामिल हो गई तो कांग्रेस भी शामिल हो गई, तो अब समस्या खत्म हो गई। तो वो समस्या खत्म हो गई कि डबल संविधान, 2 संविधान सभाएं होनी चाहिए। तो अब आप देखोगे जब ये बन गया तो अब आप देखोगे कि हमारे संविधान सभाओं की बैठकें चालू हो जाएंगी, बैठक चालू हो जाएंगे तो संविधान बनना चालू हो जाएगा। तो अब इसी कड़ी में हम लोग संविधान सभा की बैठकों को देखते हैं। क्या देखते हैं? संविधान सभा की बैठकों को देखते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे तो यहां पर जो हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा, तो अब इस संविधान सभा के लिए बैठक चालू हो जाएगी। पर ये जो बैठक होगी ये किसी स्थान पर होगी। तो यहां पर आप देखोगे दिल्ली में जाओगे तो एक आपको मिलेगा काउंसिल चैम्बर, और ये जो काउंसिल चैम्बर है इसी में एक बना है पुस्तकालय भवन, पुस्तकालय भवन। तो याद रखिएगा कि दिल्ली में जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी वो काउंसिल चैम्बर हॉल में होगी, और उसमें भी कहां पर? पुस्तकालय भवन। तो याद कर ले यहां से
कि संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर हुई। संविधान सभा की पहली बैठक, तो इसे याद रखेंगे, पहली बैठक आपकी कहां पर हो गई, वो हो गई काउंसिल चैम्बर में। और ये जो काउंसिल चैम्बर हॉल है उसी का पुस्तकालय भवन है। तब जब बैठक हुई तो संविधान सभा की बैठक जो प्रथम बैठक हुई, और यहां से क्वेश्चन आता भी है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो भैया संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई है वो हुई 9 दिसंबर 1946। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ये भैया हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक, और इस बैठक का बहिष्कार कर दिया मुस्लिम लीग ने। तो अगर आपसे कभी पूछे कि मुस्लिम लीग ने भाग लिया था कि नहीं लिया था, तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। तो याद रखें कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार दिया और वही राग अलापने लगी। क्या हो गया? वही राग। एक बार आप स्थायी हो जाएं, जो भी दिक्कत हो समाप्त करें। अब एक दिन कहते थे कि हाँ हो जाएंगे आपके साथ, एक दिन कहते थे हम नहीं होंगे। इन समस्याओं से ऊब कर एक कांग्रेसी नेता, जो एग्जाम में पूछा भी गया कि जिन्ना चाहे ना चाहे पाकिस्तान, पर मैं पाकिस्तान चाहता हूं। जिन्ना चाहे ना चाहे पाकिस्तान, परंतु मैं पाकिस्तान चाहता हूं, क्योंकि इस रोज रोज की नौटंकी से वो उब गए थे। और वो थे भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा, किसने कहा? जिन्ना चाहे ना चाहे पाकिस्तान, जिन्ना चाहे ना चाहे पाकिस्तान, पर मैं चाहता हूं। पर मैं क्या चाहता हूं? पाकिस्तान। और ऐसा कहने वाले कौन? जिन्ना चाहे ना चाहे पाकिस्तान, मैं चाहता हूं पाकिस्तान। और ऐसा कहने वाले भैया आ गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से आ गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा किस नेता ने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात कही। तो अब 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने इसका अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो यहां पर क्या हुआ कि हमने, आप देखोगे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब हम कोई संस्था बनाते हैं तो उसमें उस संस्था के संचालन के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो इस बार जो हमने अध्यक्ष की नियुक्ति की, तो जैसे फ्रांस में अध्यक्ष चुना जाता है कि किसी सभा का जब प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम सम्मेलन होता है, प्रथम बैठक होती है, तो वहां पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? अस्थायी। और भारत में भी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो भारत का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप देखोगे 9 अगस्त 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जाएंगे तो यहां पर एक उपाध्यक्ष भी चुना हमने। क्या चुना भैया? एक उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर 2 लोग थे, एक हो जाएंगे H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, और दूसरे हो जाएंगे भैया T.T. कृष्णाचारी। कौन से हो जाएंगे भैया? T.T. कृष्णाचारी, T.T. कृष्णाचारी। तो याद रखिएगा संविधान सभा के 2 उप प्रमुख थे। तो संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी कौन हो गया? उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी हो गए, T.T. कृष्णाचारी हो गए। अब इसका लें स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़े आगे की ओर। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर समझ में आ रहे हैं तो भैया लाइक ठोकें और करते रहें सब्सक्राइब और कराते रहें
और हमने कहा जल्द मिलेंगे लाइव, तो उसका मजा ही कुछ और होगा भैया। आप कुछ भी पूछें, आपको सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आप मैथ वाली क्लास को भी ले सकते हैं भैया, वहां पर भी जियोग्राफी आपका पूरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हिंदी की क्लास ले सकते हैं, वहां पर हिंदी को विधिवत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज बताई जा रही है। आपको कोई पेड की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही, इतना आपको दिया जा रहा है कि आप ऐसे ही परीक्षा को आराम से निकाल के चले आएंगे। तो अब आप देखोगे 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। क्या हुआ? 11 दिसंबर 1944 संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक तो हुई थी कब? 11 दिसंबर नहीं भैया, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। दूसरी कब हुई भैया? 11 दिसंबर 1946। अब यही बात करेंगे किसकी? हुआ क्या भैया 11 दिसंबर को, और किसकी बात करेंगे? तो यहां पर जब बात करेंगे तो देखेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष चुना है। अब हमको परमानेंट अध्यक्ष चाहिए, स्थायी अध्यक्ष चाहिए, क्योंकि हमें बनाना है भैया कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भारत का। तो एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, समय लगेगा, क्योंकि हमको देने हैं भारतीयों को मौलिक अधिकार। क्या देने भैया? मौलिक अधिकार। और अब इस संविधान सभा का काम होगा कि वह लोगों में कुछ अधिकारों को डिविजिबल करे, विभाजित करे, और कुछ चीजें के लिए समितियां बनाए और उन समितियों में काम बंट जाए। क्या आपको ये काम करना है? आपको ये काम करना है जिससे जल्द से जल्द भारतीयों को, हमको संविधान मिल सके, आजाद हो सके हम लोग। तो यहां पर आप देखेंगे कि अब 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट स्थायी अध्यक्ष। कैसा अध्यक्ष भैया? स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष कैसे होंगे? प्रथम होंगे भाई। कैसे होंगे? प्रथम होंगे। और जब प्रथम होंगे तो यहां पर आप देखोगे अध्यक्ष की बात की गई है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, ऐसे कह सकते हो, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। तो भैया संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन बना? तो भैया बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आगे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद यहीं पर एक हमने नया पद सृजित किया, संवैधानिक सलाहकार का। किसका? संवैधानिक सलाहकार का। तो आपसे कह सकता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भैया संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। कौन से हो जाएंगे भैया? B.N. राव। तो इसे भी याद रखें। और आपको मैंने उपाध्यक्ष तो बता ही दिए, क्या कर दिए? उपाध्यक्ष तो बता ही दिए, और उपाध्यक्ष फिर देख लेते हैं। H.C. मुखर्जी। और दूसरे कौन से हो जाएंगे? T.T. कृष्णाचारी। T.T. कृष्णाचारी। ये बात होगी। और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे, करते हैं रफ। और आपको आनंद आ रहा होगा भैया। अगर आनंद आ रहा है तो अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है हमारे साथ तो आ जाए भैया उन्नाव। और उन्नाव में कहां पर? तो GIC स्कूल के सामने प्रयाग एकेडमी में। और प्रयाग एकेडमी आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगी। हमने कहा है 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस का टॉपर है। 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस का टॉपर दिया है भैया, टॉपर। और टॉपर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आपको लग भी रहा होगा कि हम लोग एकदम मेहनत के साथ पढ़ाते हैं।
भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किसी की। एक एक चीज पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, जल्द से जल्द नौकरी करो। तो आइए अब बढ़ते हैं। तो एक 13 दिसंबर 1946 अब संविधान सभा में एक प्रस्ताव आया। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में एक प्रस्ताव आया, और वो प्रस्ताव भैया था कौन सा? आपका उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव आया, और वो प्रस्ताव कौन सा था भैया? उद्देश्य। तो आपसे कह दे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? तो 13 दिसंबर 1946 को आया। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया भैया? 13 दिसंबर 1946 को आया। और 13 दिसंबर 1946 को आपसे ये नहीं कह सकता है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया? इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया? तो भैया इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले कौन से हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही उद्देश्य का आगे चल के हमारी प्रस्तावना बनेगी। क्या बनेगी? प्रस्तावना बनेगी। तो याद रखिएगा। और इस संविधान सभा ने भाई अगर संविधान सभा में प्रस्तुत किया तो संविधान सभा इसे स्वीकार कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि स्वीकार ही कर लेगी भाई, उससे भारत का संविधान देना है। जो चीजें अच्छी होंगी उन्हीं को तो स्वीकार करेगी। तो 22 जनवरी 1947 कब की बात करोगे? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार कौन करेगा? वो करेगा भैया आपकी संविधान सभा। कौन कर देगी भैया? संविधान सभा। तो इतनी पॉइंटें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बहुत ही मजे के साथ पढ़ाया, और मैं आपसे भी कहता हूं कि मजे के साथ पढ़ें, लोड लेकर किसी चीज को ना पढ़ें। आसानी से पढ़ेंगे तो विषय आसान हो जाएगा। अगर वही आप लोड डालोगे अपने पर तो चीजें याद भी नहीं होंगी। और चीजों को जब भी करें समझ के याद करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करते रहें। प्रैक्टिस करने से चीजें आसान होती चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं होगा, आप एग्जाम पास करके चले आओगे। और भैया एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि आसानी से चले गए और टहलते हुए पास कराए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इतना करते हो तो आप आसानी से एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एसआई कहीं ना कहीं आप अपने स्थान को बना लेंगे। आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। और अगर आपको सफलता सुनिश्चित करना है, सफलता को आसान बनाना है, तो भैया आ जाएं प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर एक एक चीज, एक एक विषय पढ़ाया जाएगा। तो आज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं, और अगली क्लास में हम संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों को, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों को, और पुनः संविधान सभा गठित होगी उसके बारे में चीज़ों को जानेंगे। कितने समय बना, कितने वाचन हुए, क्या हुआ, कौन किस समिति का अध्यक्ष हुआ, ये सारी चीज़ें अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस भैया यहीं पर है। पर आप लोग हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी को कर लें सब्सक्राइब, और जिनको ऑफलाइन आना है वो जीआईसी स्कूल के पास आ सकते हैं और हमसे पढ़ सकते हैं। भैया लाइक करें, बहुत आनंद के साथ पढ़ाता हूँ, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाता हूँ। तो आप इस मेहनत को सार्थक बनाएं, इस मेहनत में आप अपनी मेहनत को जोड़ें और जल्द से जल्द परीक्षा को पास करें। तो आज हम यहीं लेते हैं विराम। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।